नमस्कार, जोहार और भी है राहे में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एक छोटी सी पहल है कि हर तरीके के सब्जेक्ट को टच करें, उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उस पर विस्तार से बातचीत करें। आज जिस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कार्डियक फिजियोथेरेपी में करियर की संभावनाएं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा आनंद सक्सेना जी, जो कि एचओडी हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऊषा मार्टिन। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को ही समझना चाहेंगे कि कार्डियक फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट क्या है। ये जो विषय है फिजियोथेरेपी, इसमें बेसिकली इलाज होता है मरीज़ों का एक कुछ मशीनी उपकरण के और कुछ व्यायाम के माध्यम से। इसमें एक स्पेशलाइजेशन है कार्डियक फिजियोथेरेपी, जिसमें हृदय रोग हैं या सांस से संबंधी बीमारियां हैं, उनका इलाज किया जाता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो बच्चे जनरली आपका बैचलर कोर्स को करने के बाद इसको ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैम एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि योगा और फिजियोथेरेपी जो है ना, उसमें डिफ्रेंसिएशन ही नहीं पता चलता है कि दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? योगा हम जनरल योगा जो माना जाता है वो है आपका योग, यानी मन और तन की एक साधना, एक योग। मन को और तन दोनों को स्थिर रखना और निश्चित रूप से व्यायाम करना, तो ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत अच्छा अंग है। फिजियोथेरेपी एक साइंस बेस्ड, जिसको हम कहते हैं, एक्सरसाइजेस का एक नियमित प्रोटोकॉल होता है जो बीमारी को टारगेट करता हुआ कराया जाता है। जैसे कि अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है हाथ में या किसी मरीज़ को अस्थमा की बीमारी है, तो उससे संबंधित उसमें जो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं उसके थ्रू इनका इलाज किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी में और योगा में देखते हुए काफ़ी अंतर है। योगा हमारी जीवन शैली को अच्छा बनाता है, स्वस्थ बनाता है, लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफिक बीमारी से गुजरते हैं तो उसमें हमें एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की इलाज की ज़रूरत पड़ती है। जी, मतलब बेसिक डिफरेंस तो ये है कि मान लीजिए योगा ले लेते, कोई एक ले लेता है कि कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो वो कोई किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं कर रहा है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं इन जनरल। बट अगर आप फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही वो फिजियोथेरेपी ले रहे होंगे। जी। कोर्सेज़ की अगर बात करें तो इस सब्जेक्ट को लेकर के कौन कौन सी कोर्सेज़ है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है? फिजियोथेरेपी में सबसे पहले तो एक यूजी लेवल का कोर्स होता है जिसको बैचलर इन फिजियोथेरेपी कहते हैं। ये 4.5 वर्ष का कोर्स है, जिसको करने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं फिजियोथेरेपी कोर्स में। इसके बाद वो अपने खुद के हॉस्पिटल्स या क्लिनिक सेंटर्स भी खोलते हैं, और बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो स्पेशलाइजेशंस करते हैं। उसी स्पेशलाइजेशन में से एक जो हम आज विषय पे चर्चा कर रहे हैं, एक कार्डियक फिजियोथेरेपी है, जिसको हम मास्टर्स इन कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। इसमें हृदय और सांस संबंधी बीमारियों का इलाज करना सिखाया जाता है। पेशेंट को कैसे असेस करना है, उनको इलाज करना है, उनके बारे में पूरी जानकारी देना पेशेंट को, ये एक इसका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। हमारे झारखंड में अगर हम बात करते हैं क्या कहाँ कहाँ इसे ऑफ़र किया जाता है, तो झारखंड में अभी ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम काम भी करते हैं इस पाठ्यक्रम में, इस विभाग में, वहाँ पर अभी बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्स चलाया जाता है। पूरे झारखंड में अभी मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ है, और हमारी यूनिवर्सिटी प्रयासरत है इसको शुरू करने के लिए, ताकि झारखंड के बच्चे बाहर ना घूमें और हमारे इस यूनिवर्सिटी से आके जुड़ सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो बहुत अच्छे संस्थान हैं जो इस कोर्स को चलाते हैं। जैसे दिल्ली में है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। हम अगर साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे में जो स्थित है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे संस्थान हैं जिसमें कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है, और बहुत अच्छा स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी इस एरिया में बहुत अच्छा है। जी, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर किसी भी बच्चे को ग्रेजुएशन में भी फिजियोथेरेपी लेना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए उसके 12th में, कि उसने PCM लिया हो, PCB लिया हो, क्या लिया हो, और इसके अलावा एज का क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिनको क्वालिफाई करके एडमिशन होते हैं? तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बैचलर लेवल से शुरू करते हैं। बैचलर लेवल फिजियोथेरेपी करने के लिए बच्चे जब 12वीं में साइंस लेते हैं तो बायोलॉजी का होना कंपलसरी है इसमें एडमिशन के लिए, और 12वीं जब पास करें तो 50% मार्क्स या अंक बच्चे का होना चाहिए, तभी वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं।
मास्टर्स करने के लिए बैचलर लेवल में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए बच्चों का, तब जाके वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। जी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये क्या है कि अगर मास्टर्स जो है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब जैसे कि अगर किसी ने बैचलर्स कर लिया है फिजियोथेरेपी में तो कौन कौन से और मास्टर्स के ऑप्शंस आते हैं और उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कोई एग्ज़ाम होता है पर्टिकुलर कि इतनी रैंक आएगी तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी संभावनाएं हैं फिजियोथेरेपी में, क्योंकि ये एक उभरता हुआ कैरियर है। तो इसमें जब से इसे कहते हैं, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है इन्फेंट से लेके और जब हम एज कर जाते हैं, जिसको कहते हैं जीरियाट्रिक्स, एक इसका स्पेशलाइजेशन है। तो पीडियाट्रिक्स मतलब जब बच्चा जन्म लेता है और जब बुढ़ापा मतलब जीरियाट्रिक्स, तो वहाँ तक इसमें संभावनाएं ही हैं और उसी के बेसिस पे इसमें इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस भी हैं। तो जब बच्चा मास्टर्स करना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स है जिसमें बच्चों से संबंधित बीमारियों का इलाज बताया जाता है, ऑर्थोपेडिक्स है, स्पोर्ट्स है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोपल्मनरी है। अभी इसमें जो नई स्पेशलाइजेशंस ऐड हुई हैं उसमें आपके विमेंस हेल्थ है, अर्गोनॉमिक्स पे है कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या आपका हील पेन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसमें हमारी वर्क प्लेस कैसी है, हम जो इस वर्क प्लेस में रहते हैं उसमें हम किस चेयर पे बैठते हैं, कैसे टेबल का लिंकेज है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उस सब चीज़ों को लेके बायोमैकेनिक्स और अर्गोनॉमिक्स उभरते हुए कैरियर्स हैं इस फील्ड में। तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं हैं फिजियोथेरेपी के मास्टर्स प्रोग्राम में। जी, और एग्ज़ाम क्या है, CUET PG के ही थ्रू एडमिशन होगा मास्टर्स में? इसमें CUET PG के थ्रू भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन्स आपके यूनिवर्सिटी में भी होता है थ्रू अ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी, और कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मास्टर्स के लिए भी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या एक एक्सपेक्टेड हम फ़ीस सोच सकते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेना है तो? अगर हम बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं जो फ़ीस रैंक करती है वो 50,000 पर सेमेस्टर से लेके आपका अराउंड 70,000 पर सेमेस्टर तक जाती है। यानी एक बच्चा अगर चाहता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी पढ़ना तो पूरा कोर्स जो है वो 4 से 4.5 लाख के बीच में उसका एवरेज आता है जी। इसके बाद जब वो मास्टर्स करने के लिए ऑप्ट करते हैं तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जैसे जामिया हमदर्द है तो उसमें आप कम फीस में भी पढ़ते हैं बच्चे, जैसे 20 से 30 हज़ार तक पर सेमेस्टर का खर्चा आता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में यही अराउंड 50 से 60 हज़ार पर सेमेस्टर का खर्चा है, जो 2 से 3 लाख में जाके बच्चा इसे पूरा कर पाता है। जी, अब पढ़ाई के बाद अपॉर्चुनिटीज़ पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या अवसर है जो फिजियोथेरेपी करने के बाद बच्चे देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो सबसे पहले तो यही है कि आजकल सबसे ज़रूरी ये है कि हम वो कोर्स चुनें जो हमें रोज़गार भी देता है प्लस वो संभावनाएं देता है कि जिससे हम अपना करियर जल्दी खुद से शुरू कर सकते हैं, जो हमें सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भी बनाता है। तो सबसे पहली इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ यही है कि बच्चे अपना क्लिनिक, मतलब बैचलर इन फिजियोथेरेपी ख़त्म करते ही वो लोग अपना क्लिनिक खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आप हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयड होते हैं एज अ थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में वर्क कर सकते हैं, NGOs में वर्क कर सकते हैं, और आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो मास्टर्स परस्यू करके आप इसमें डायरेक्टली एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ प्रोफाइल्स हम देख सकते हैं। और स्कॉलरशिप की अगर बात करें, क्योंकि सब बच्चों के लिए जो आपने फ़ीस बताई है वो फिजिबल नहीं होती है, तो अगर उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो क्या क्या ऐसे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जो बच्चे दे करके स्कॉलरशिप ऑप्ट कर सकते हैं? कुछ स्कॉलरशिप्स तो हमारे स्टेट्स ऑफ़र करते हैं, जैसे आपके झारखंड में ही हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप्स हैं, या यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे अभी कोई स्कॉलरशिप्स इसमें नहीं हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स की भी स्कॉलरशिप हैं मेडिकल के क्षेत्र में जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। जी, हर चीज़ की ना फ़ॉरेन में भी संभावनाएं होती हैं, और स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट भी होता है कि पढ़ना है तो बाहर जा कर के पढ़ना है। तो अगर फ़ॉरेन में स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें फिजियोथेरेपी को लेकर के, तो वो कैसी है? फिजियोथेरेपी को लेके अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं इंडिया और अब्रॉड में, तो बच्चे हैं या वहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स में भी, मतलब जितने कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र होती हैं, प्लस सैलरी स्ट्रक्चर्स भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है बच्चों के लिए।
और फिज़ियोथेरेपी को लेके जैसे मैं गिनाना चाहूँगी, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, लंदन है, इन सब में बच्चों की कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई हैं। हाँ, यहाँ पर आप जब कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हाई हैं तो यहाँ पर डिमांड्स भी हाई होती हैं, तो वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस एग्ज़ाम्स का क्लियरेंस करना बहुत ज़रूरी है। और हर कंट्री के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं। एक जनरल नॉर्म्स अगर हम देखते हैं अब्रॉड जाने के लिए, तो सबसे पहले तो आईलेट्स और टॉफल बच्चे को क्लियर करना होता है। उसके बाद जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, उसको उन्हें क्लियर करना ज़रूरी रहता है। जी, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या क्या ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो आप कह सकते हैं कि एक गुड फिज़ियोथेरेपिस्ट ये क्वालिटीज़ पोर्ट्रे करेगा? तो फिज़ियोथेरेपी में, और मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में जब एक छात्र आता है तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है उसका डेडिकेशन और उसका पेशेंस। क्योंकि जब हम पेशेंट को देखते हैं या मरीज़ को देखते हैं तो वो एक बीमार इंसान है जो अपनी बीमारी का इलाज आपके पास लेकर आया है, एक उम्मीद से लेकर आया है। तो सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हमारा संपर्क आता है पेशेंट के साथ, वो बहुत विनम्र होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट गुस्सा कर सकता है बट एज अ थेरेपिस्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो वो समझ होना मरीज़ के बारे में, जिसे हम टेक्निकली एम्पैथी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है डेडिकेशन होना। ये जब भी आप इस मेडिकल के कोर्स को करते हैं या फिज़ियोथेरेपी को करते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स, आपकी पढ़ाई के आवर्स बहुत लंबे होते हैं। तो इसमें कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। पेशेंट के बारे में समझना और बीमारी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फिज़ियोथेरेपी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और क्योंकि आज हम कार्डियोपल्मोनरी फिज़ियोथेरेपी पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इसका क्या फ्यूचर है? क्या आने वाले समय में इस ऐसे फिज़ियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ने वाली है? जब ये स्टार्ट हुआ था स्पेशलाइजेशन, जब शुरू में होता था, तो हम लोग देखते थे कि कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट जनरली हॉस्पिटल से एसोसिएटेड रहते थे। जैसे आईसीयू पेशेंट्स हैं, चेस्ट वार्ड में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, कोई पेशेंट्स जो वेंटिलेटर्स पे रहते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसको वेंटिलेटर से रिमूव करने में या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से रिमूव करने में। धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन शैली की बीमारियां बढ़ी, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, आप देखते हैं हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर कोविड-19 आया, उसके बाद लंग्स अफेक्टेड कंडीशंस बढ़ती चली गई। तो अब इस रुझान में कार्डियक रिहैबिलिटेशन या जिसे कहते हैं हृदय पुनर्वास, इसकी संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं कि कैसे इन बीमारियों में कार्डियक रिहैबिलिटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक उभरती हुई फील्ड है जिसमें आप हार्ट अटैक्स को रिवर्स कर सकते हो, जिसमें सही जीवन शैली से आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, पीसीओडी है, विमेंस हेल्थ है। तो इन सब बीमारियों में कार्डियक रिहैबिलिटेशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, अगर सिलेबस की बात करें, क्योंकि कई बार होता है कि अगर बच्चों ने मन भी बना लिया है कि ये कोर्स लेना है, फिर भी सिलेबस जब वो पता करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे लिए बहुत टफ है, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर सिलेबस देखने के बाद ये भी हो सकता है कि ये मेरे लिए फिजिबल है, ये कर लेना चाहिए। तो अगर हम बैचलर्स में बात करें, फिजियोथेरेपी की क्या सिलेबस होती है, ओवरव्यू अगर आप देना चाहें तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी जैसा प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि ये 4.5 साल का कोर्स है। तो सबसे पहले कहीं कहीं ईयरली फॉर्म होता है या कहीं कहीं सेमेस्टर्स में भी है। तो ये 8 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है। 8 सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट्स जैसे रहते हैं, आपकी बॉडी की संरचना के बारे में एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, आपका बायोमैकेनिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, इस तरीके के मेडिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। और हमारा लास्ट ईयर जब आता है तो प्योरली फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगी कि अगर आपने मन बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो उसमें कभी बच्चों को डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उसमें डेडिकेशन आपको हर कोर्स में चाहिए। और हम जब भी हम कोर्स का चयन करते हैं तो हमेशा हमें अपनी आइडेंटिटी से उसे जोड़ना है। तो वो आइडेंटिटी बिना मेहनत के कभी नहीं आती है। तो कभी भी इसे डरना नहीं चाहिए। और इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप पेशेंट्स जब आपसे कहते हैं ना कि हाँ मैं आपकी वजह से ठीक हुआ, वो सेटिस्फेक्शन आपको आगे का मोटिवेशन ज़रूर देता है। जी, थोड़ी चर्चा हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर के स्टूडेंट्स में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो जो इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट गेटवे है, इसको यदि आप एक्सप्लेन करना चाहें फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे 2020 में आई है, तो उसमें अभी मेडिकल के प्रोस्पेक्ट्स में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है।
कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट में पहले बता दूं, ये एक इस तरीके का है कि जैसे बच्चा अगर 1 साल पढ़ता है तो वो डिप्लोमा कोर्स माना जाए, या 2 साल पढ़ता है और उसके बाद वो डिग्री कोर्स माना जाए। लेकिन इसमें अभी ऐसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट नहीं इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्योंकि इसका एक्सटेंसिव करिकुलम आपका 4.5 साल का ही आपको एज अ बीपीटी डिग्री बनाता है। तो एनईपी के लेकिन कुछ कुछ और प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जैसे एनईपी ये भी कहती है कि हमारा जो करिकुलम जब आप बनाएं तो वो बहुत एनरिच्ड होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप है, क्लिनिकल ट्रेनिंग है, बच्चे हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करें, रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो बैचलर लेवल पे भी बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। जी, आप जब करियर संभावनाओं के बारे में बता रही थी तो आपने बताया था कि आप क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं अपना। क्लिनिक सेटअप करने से एक चीज़ तो ये है कि आप स्वावलंबी बनेंगे, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बट खुद का बिजनेस में बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं। तो एक खुद का क्लिनिक सेटअप करने के क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है? खुद का क्लिनिक सेटअप करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप खुद से, आप कभी बेरोज़गार नहीं रहेंगे, आप खुद से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ा कौन आता है कि अगर हमारा एक्सपर्टाइज नहीं है क्लिनिक को सेटअप करने में, जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमें फिजियोथेरेपी की नॉलेज है, मगर एक क्लिनिक को सेटअप करने में आपको एक स्टार्टअप की नॉलेज, एक बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जब हम ऐसे लोगों से जुड़ें जो आर्किटेक्ट हैं, जो बिज़नेस में आपको गाइड कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में गाइड कर सकते हैं, तो इससे हमारे कॉन्स कम हो जाते हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। क्लिनिक स्टार्ट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी डिमांड भी है। जी, एक और अवसर जो आपने बताया था वो था कि आप टीचिंग प्रोफेसर में भी जा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी करने के बाद अगर किसी को टीचिंग प्रोफेसर में जाना है, तो मान लीजिए उसको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका मास्टर्स होना। सो मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में करते हैं तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका रिसर्च एरिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स लेवल में एंटर करने के बाद जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बैचलर लेवल पे भी बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें आपका रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके बाद जैसे जैसे आप ईयर्स ऑफ रिसर्च करते जाते हैं उसमें प्रमोशन आपका होता जाता है। जी, एक और अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आप सोशल मीडिया पर अपना एक करियर ज़रूर बना सकते हैं। अगर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप शायद नहीं जा पा रहे हैं बाहर और काम कर पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे करियर के क्या अवसर हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी है, और अभी हम लोगों ने स्टार्ट भी किया है बहुत जगह फिजियोथेरेपी फील्ड्स में इसका, जिसको हम कहते हैं टेली रिहैबिलिटेशन। कि हम ये एक समाज से ही उभरी हुई स्थिति थी कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट पहुँच नहीं सकते या मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुँच सकती। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है, या जैसा आपने कहा सोशल मीडिया है, तो इसने हमारे रास्ते काफ़ी आसान किए हैं कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस देके भी फिजियोथेरेपी एडवाइस भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को असेस भी कर सकते हैं, गवर्न भी कर सकते हैं। तो टेली रिहैबिलिटेशन, इसको हम अभी फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपी भी मान रहे हैं। और इसमें एक मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी कि हमने आसपास के गांव में ये पहल को अपना, जहाँ यूनिवर्सिटी स्थित है, एक शुरू करने की सोची है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो इसके बारे में अभी कम जानते हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक पेशेंट को लाना क्लिनिक तक, फिर उसको एक अटेंडेंट भी चाहिए उनको लाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा है कि एक टेली रिहैबिलिटेशन अपनी यूनिवर्सिटी में भी शुरू करने के लिए। जी, क्योंकि किसी भी करियर में ना एक गोल ये होता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, यदि आप माने या ना माने। तो एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फिजियोथेरेपी में बहुत सारे मशीन्स भी निकलते हैं, तो एज डॉक्टर्स आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो इस फील्ड को आप कैसे देखते हैं? और ये जो B2B बिज़नेस होता है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी में हम मशीनी उपकरणों को भी यूज़ करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, टेंस थेरेपी है, IFT थेरेपी है। तो इन मशीनों को अभी जो चल रहा है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को कैसे हम मर्ज करके बच्चों को ये सिखा सकें कि अगर आपको फिजियोथेरेपी में कोई भी इनोवेशन करना है, कुछ नया उपकरण का इस्तेमाल करना है, तो बच्चे उस चीज़ को सीखें कि उपकरणों में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे हम और अच्छा पेशेंट को इफ़ेक्ट दे सकें, पेन रिलीफ दे सकें। तो इसके लिए अभी जो कोर्सेज ऐसे अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी डिमांड है कि जैसे बायोमैकेनिक्स में है कि
ट्रेडमिल का स्लोप कितना होना चाहिए, पेशेंट को किस स्पीड पे रन करवाना है, या जैसे इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन है शूज़ में। जैसे आप देखते हैं कि शूज़ मतलब बहुत तरीके के आते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स में हील है, हील को बहुत सारा मॉडिफिकेशंस करके लाया जाता है। तो इसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट में भी करियर की बहुत संभावनाएं हैं और बच्चे इस कोर्सेज को अब लेना शुरू कर रहे हैं, इस तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं कि हमारा स्कोप इस वाली फील्ड्स में भी है। जी, और कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ में एनजीओज़ में भी आपके पास में अवसर हो सकते हैं, ये आपने बोला था। तो मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरीके के प्रोफाइल हम यहाँ पर देख सकते हैं। एनजीओज़ में जैसे एक दीप शिखा एनजीओ है, जैसे रांची में ही है, जिसमें जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं या वो बच्चे जिनका मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाया है जैसे हम सबका हुआ है, तो उन बच्चों में कुछ फिज़िकल इम्पेयरमेंट जिसको बोलते हैं या डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। उसको अगर सही समय पे एक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इंटरवेंशंस करते हैं तो बच्चे बहुत हद तक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो ऐसे एनजीओज़ में वर्क करना भी एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफाइल में बहुत अच्छी संभावना है। जी, कार्डियोपल्मिनरी फिजियोथेरेपी को तो आपने बताया कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है, लेकिन एक और जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड फील्ड है वो है ऑर्थो और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जो कि अभी बहुत अच्छे से बूम कर रहा है। तो उस विषय पर भी बताइए कि एक तो इसका कारण क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। ऑर्थोपेडिक्स में जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे अभी आप भी सुनते हैं इस चीज़ को कि घुटना बदलना बहुत अब आम हो गया है जी। या अभी शोल्डर डिसलोकेशंस हैं, एथलीट्स में बहुत कॉमनली हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो फिजियोथेरेपी का जो ऑर्थोपेडिक्स में रोल है वो एक है प्रिवेंटिव रोल, यानी कि आपकी मांसपेशियां और जॉइंट्स का जो एक्सरसाइज है अगर उसको आप अच्छे से करते हुए चलते हैं तो आप बहुत इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें सेकंड स्टेज में आने पे उसने एडवाइस दिया जाता है कि आप रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं, बट फिजियोथेरेपी लेने से वो उस रिप्लेसमेंट को काफ़ी हद तक पोस्टपोन कर पाते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स में तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स को लेके स्पोर्ट्स में भी सबसे अच्छा यही है कि ये आपके मैकेनिज़्म को, बॉडी के मैकेनिज़्म को, जॉइंट के मैकेनिज़्म को, क्योंकि स्पोर्ट्स मतलब मूवमेंट, तो स्पोर्ट्स में और दैट इज़ ऑल्सो मतलब कि फोर्सफुल मूवमेंट है। तो उस फोर्सफुल मूवमेंट को करने के लिए आपके मसल्स में बहुत अच्छा एक एनर्जी होनी चाहिए, सही टेक्निक यूज़ होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट उसी पर काम करते हैं और इंजरीज़ को प्रिवेंट करना और ऑन द स्पॉट इंजरी मैनेजमेंट करना भी, ये भी एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है। जी, कार्डियक फिजियोथेरेपी और ऑर्थो फिजियोथेरेपी जो है ये अभी बहुत बूमिंग सेक्टर है, पर और भी कई सेक्टर्स होंगे जहाँ पर कि फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड्स अभी आने वाले समय में बहुत बढ़ रही होगी। तो ऐसे फील्ड्स के बारे में बताइए। इसमें न्यूरो फिजियोथेरेपी है, आपके विमेंस फिजियोथेरेपी है, क्योंकि विमेंस हेल्थ इश्यूज़ अभी बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें आपका जो अर्गोनॉमिक्स है वो एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है फिजियोथेरेपी के लिए, और पीडियाट्रिक्स है जिसमें बच्चों की बीमारियों को लेकर उसमें काम किया जाता है। तो यही सब हैं आपके फिजियोथेरेपी के वेरियस कोर्सेज जिसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। जी, हमने बात की थी कि एक गुड थेरेपिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, बट एज अ स्टूडेंट अगर कोई ये ऑप्ट करता है तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ जो है आप एज अ प्रोफेसर एक्सपेक्ट करते हैं। अपने स्टूडेंट्स में, जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन करना सीखें, क्योंकि जब आप साइंस के विद्यार्थी होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं उसको क्वेश्चन करना सीखें कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं। जब हम क्वेश्चन करना सीखते हैं तो हमारा दिमाग उसके आंसर्स को ढूंढने की भी कोशिश करता है और हमारा एक इंटरेस्ट बनता है। तो साइंस के विद्यार्थियों में इंटरेस्ट होना, समाज में जो भी समाज में जो भी बीमारी है उसके विषय में चर्चा करना, ये सबसे ज़रूरी होता है, और इसी से हम समाधान कह सकते हैं या आप कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स कह सकते हैं, वो भरते हैं। तो बच्चों का इसमें डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। जी, एक चीज़ है कि ये सबको ही पता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है या डेंटिस्ट बनना है तो उसके लिए भी क्या नीट एग्ज़ाम होता है या इनके अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं? तो अभी तक ये था कि इसमें नीट क्वालिफाई करना तो कंपलसरी नहीं था। जी। फिर इसमें एक नेशनल कमीशन आया है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसके अंतर्गत अभी बच्चों का नीट एग्ज़ाम देना फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है।
तो जो अभी इस वर्ष से लागू भी हो गया है। जी। आज हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनमें कई सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, और हो सकता है कि कुछ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हों, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी सोचा भी नहीं हो कि आने वाले समय में क्या करना है। तो उनको अगर आप फिजियोथेरेपी में ही करियर बनाना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब बच्चों को पहले तो ये सोचने के लिए कि अगर वो फिजियोथेरेपी में कैरियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, अभी लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है अपने स्वास्थ्य को लेके। जैसे अभी लोग पेन किलर ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि वो अवेयर हैं कि हमारी किडनी पे असर आ सकता है, या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं अपनी जीवन शैली को कैसे सुधार सकती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड हमेशा रहेगी, और आपकी इस ह्यूमैनिटी को ज़रूरत भी बहुत है। जी। तो ये एक बहुत अच्छा कैरियर प्रॉस्पेक्ट है। आप अभी मैसेज देने के दौरान आपने ये बोला कि पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी फिजियोथेरेपी को लेकर के, लेकिन अब वो बढ़ी है, तो उसके क्या कुछ कारण देखते हैं आप? फिजियोथेरेपी को की अवेयरनेस पहले कम इसीलिए थी क्योंकि ये एक एक्सरसाइज या व्यायाम के रूप में देखा जाता था। तो जैसे आपने शुरू में मुझसे पूछा योगा और इसमें क्या अंतर है, तो उस कन्फ्यूजन के चलते भी अवेयरनेस कम थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब लोग की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, हमारा सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये जानने के लिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब लोगों का रुझान एलोपैथी से कम होते होते एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता जा रहा है, और शायद यही एक वजह है कि लोग अब फिजियोथेरेपी के बारे में भी अवेयर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिजियोथेरेपी को लेकर के हर एक तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने चर्चा की है, चाहे वो हमारे देश में हो, फॉरेन हो, बैचलर से लेकर के हायर स्टडीज़, इसके अलावा क्या क्या करियर अवसर हो सकते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, खुद का बिजनेस आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया में भी इसको लेकर के कैसे आप करियर बना सकते हैं। हर एक विषय पर आपने प्रकाश डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।